नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू सेशन। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे यारो, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो इसी हमारे खूबसूरत मोटिवेशन के अनुसार हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यदि हमें कोई नंबर दे दिया जाए तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अभी तक हमने सीखा कि कोई भी इंटीग्रल जो बीजीय पद्धति में हमें दिया हुआ होता है एक्स वाई फॉर्म में, तो उसका एक्स वाई के सापेक्ष हम इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। और इस चैप्टर में हमने कोसीज के सारे फॉर्मूलेज, उसकी थ्योरम्स, उनको रेडी किया और उन पर कुछ क्वेश्चन किए। अब हम हमारा सेशन रखेंगे ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा और उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि यह हमें कोई इंटीग्रल दिया हुआ है ये वाला, और इसमें जो संख्या दी गई है, जो इक्वेशन दी गई है, वो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी गई है। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का इंटीग्रेट करना है बिंदु 0 0 और पाई ए 2a के मध्य चाप पर इसका इंटीग्रल, अर्थात इसके मध्य इसका क्षेत्र ज्ञात करना है। और x इक्वल टू हमारा क्या होगा, a थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। यदि क्वेश्चंस में हमारे पास ये दो पॉइंट दिए जाते हैं, इन दोनों के आधार पर हम इन पॉइंट्स का निर्णय कर सकते हैं। कैसे कि 0 0, अर्थात यदि मैं इसमें थीटा के स्थान पर 0 डिग्री रखता हूँ तो मुझे टोटल जो बिंदु प्राप्त होता है वो मूल बिंदु पर प्राप्त होता है। और इसमें मैक्सिमम मान कितना लेता है, ये पाई ए से 2a के मध्य इसमें लेता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले मैं जो साइन का वक्र, उसके आधार पर वक्र बनाता हूँ कुछ इस प्रकार। जो कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियल पॉइंट उसका कहाँ होगा, ओरिजिन पॉइंट, अर्थात मूल बिंदु पर इसका जो प्रारंभिक बिंदु होगा। और मैक्सिमम मान ये कहाँ लेगा, बिंदु बी पर। और यदि मैंने इस बिंदु बी को एक्स की ओर यदि मैं इसको मिलाता हूँ तो मुझे ए पॉइंट प्राप्त होता है, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे पाई ए 0 प्राप्त होते हैं। कैसे, अक्ष का कोऑर्डिनेट कितना है, पाई ए, तो अक्ष पर वाई का मान तो कितना होगा 0, और अक्ष का वैल्यू हमें पता ही है पाई ए। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म यहाँ लिखता हूँ। अब हमें पता है कि जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट, और सेकंड वाले पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम रियल पार्ट का अलग से करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का हम अलग करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में लेता हूँ रियल पार्ट का इंटीग्रेशन, और अंतिम में हमें यदि रियल पार्ट का इंटीग्रेशन ज्ञात हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट का इंटीग्रेशन ज्ञात हो जाता है तो दोनों को ऐड करके हम टोटल इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं रियल पार्ट का लेता हूँ। तो रियल पार्ट का लेने पर मैं z की फॉर्म लिखता हूँ x प्लस आइटा वाई। अब रियल पार्ट कौन सा होगा, अक्ष वाला। तो अक्ष ये हमारा एक रियल लाइन होगी, जिसमें हमें पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 0 0, और बिंदु ए के निर्देशांक पाई ए 0। अब दोनों निर्देशांकों में जब हम देखते हैं तो इसमें हमने देखा कि y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो तो एक प्रकार से सिमिलर है 0 0, लेकिन जो चेंज हुआ है वो किसके कोऑर्डिनेट में हुआ है, अक्ष के कोऑर्डिनेट में। तो हम इंटीग्रेशन किसका निकालते हैं, जिस क्वांटिटी, जिस राशि में, उसमें जिस राशि में परिवर्तन हो उसी का हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। यदि कांस्टेंट राशि का जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं यानी कि मेरा मतलब ये है कि कोई भी कांस्टेंट राशि है और जिसके सापेक्ष हम उस कांस्टेंट राशि का अवकलन निकालते हैं, डिफरेंस इंटीग्रल निकालते हैं, तो वह अवकलन जो राशि है वो कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है। अर्थात कुछ इस प्रकार होगा कि यदि मैं 2 का dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन निकाल तो मेरा क्या होगा 2x प्लस सी। लेकिन यहाँ हम कांस्टेंट राशि ने मानते हुए y की अक्ष की वैल्यू हमारे पास कितने पाई है, तो परिवर्तन हमें करना है y में। ओके, तो
y की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, अर्थात y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कांस्टेंट है, कितनी 0। तो मैं यहाँ y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मेरे पास z इक्वल टू कितना प्राप्त होता है, x। और यहाँ से मैं dz की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास dx प्राप्त होता है। तो मैंने इस इक्वेशन में जिसकी आवश्यकता हो रही है उसकी दोनों की वैल्यू मैंने ज्ञात की, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए में z की भी आवश्यकता है और dz की भी आवश्यकता है। तो मैंने दोनों वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर ली, किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। अब हम आगे देखते हैं कि यदि मैं इन वैल्यूज़ को हमारी इस इक्वेशन में रखता हूँ तो मुझे एक न्यू इक्वेशन प्राप्त होती है, ये वाली। z के स्थान पर क्या हो जाएगा, x, और dz के स्थान पर क्या आ जाएगा, dx। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हो गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 0, इस 0 से पाई a तक हमारी लिमिट होगी। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन में 3। कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x की पावर n, dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, 3x का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 2x, जो मैंने अभी अभी आपको कांस्टेंट फॉर्म में इंटीग्रेशन करके बारे में बताया। अब जब मैं इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है, यानी कि मैं x के स्थान पर सबसे पहले पाई ए रखूँगा और उसके बाद माइनस करके जो लोअर लिमिट है उसको रखूँगा। तो मेरे पास लोअर लिमिट रखने पर टोटल वैल्यू इसकी 0 प्राप्त होती है और अपर लिमिट अप्लाई करने पर मुझे ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो रियल पार्ट का मैंने सॉल्यूशन ज्ञात किया टोटल, तो मेरे पास रियल पार्ट का सॉल्यूशन ये प्राप्त होता है। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट में इमेजिनरी पार्ट का जब हम याद करेंगे। तो इसमें मैंने इमेजिनरी पार्ट का याद किया, तो इमेजिनरी पार्ट यानी कि ये वाला अक्स होगा वाई एक्स वाला, अक्स प्लस आयटा वाई, तो ये वाला कौन सा होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस वाई वाले फॉर्म में किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसमें वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, और इन दोनों में से किन दोनों में से, एक्स वाई में से किसकी वैल्यू कांस्टेंट है, पाई ए, अर्थात एक्स की वैल्यू। तो एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे, पाई ए, और चेंज है, जो राशि चेंज हो रही है उसके स्थान पर वही राशि रखेंगे, अर्थात वाई रखेंगे। तो अब मैं यहाँ से डी जेड निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, आयटा डी वाई होगा। और जब मैं इस सारी कंडीशंस को इस वाली इक्वेशन में रखता हूँ तो मेरे पास जो न्यू इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो वैल्यू प्राप्त होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई इसकी लिमिट हो जाएगी। और z के स्थान पर मैं क्या रखता हूँ, इस z की वैल्यू रखता हूँ, कितनी निकाली हमने, पाई ए प्लस आयोटा वाई। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखता हूँ और इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूले के अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसी के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन होगा, पाई ए प्लस आयोटा वाई अपॉन में 3 आयोटा क्यूब प्लस, अर्थात आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि इंटीग्रेशन की फॉर्म में यदि कोई वैल्यू प्राप्त है, यदि इस प्रकार को इंटीग्रेशन है 2y और dy, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, वाई स्क्वायर अपॉन में 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। और इसके बाद एक इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार आता है कि आयोटा y और dy। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 2, और जो इसके आयटा साथ में होता है वो क्या हो जाएगा, बटेवा के रूप में चला जाता है जब इसमें कोई फंक्शन यहाँ हो। तो सेकंड यदि मैं लेता हूँ इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा लेता हूँ, तो साइन का हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस माइनस कोस 2 थीटा, और जो कोण में इसके साथ 2 है वो किसके रूप में चला जाता है, बटेवा के रूप में यहाँ चला जाता है। तो इस तरह हम इसका भी इक्वेशन करेंगे, यहाँ गुणा के रूप में यहाँ आयोटा आ रहा है, तो आयोटा हमारे पास 3 के साथ नीचे अर्थात बटेवा में चला जाता है। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास कुछ ये कंडीशन प्राप्त हो जाती है जब मैं इसकी अपर और लोअर लिमिट इसमें अप्लाई करता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि मैं आयोटा से
टोटल फंक्शन को इस बाहर वाले आइटा से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बाहर वाला आइटा किसके साथ था, ये वाला आइटा जो dy के साथ मल्टीप्लाई में था, या फिर मैं इसे पहले भी मल्टीप्लाई कर सकता था, कहाँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कर सकता था, लेकिन यहाँ आगे नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ भी हो सकता है। यानी कि अंतिम लास्ट में जाते जाते और किस प्रकार भी की कंडीशन आ जाती है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यदि मैंने आइटा को इस इक्वेशन में इस टोटल इक्वेशन से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल इक्वेशन ये प्राप्त हो जाती है, जो मुझे इमेजिनरी पार्ट का इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे टोटल इंटीग्रल चाहिए हमारे समीकरण का। तो अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि ऐड करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, पाई ए क्यूब अपॉन में 3 प्लस 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस 2 पाई ए, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी। यदि मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 को यदि ऐड करता हूँ तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें टोटल जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, 2 पाई ए प्लस 2 ए आई एफ क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 पाई ए प्लस 2 ए आई ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 ए आई। तो टोटल जो हमारा आंसर होगा वो ये प्राप्त हो जाता है। इस सेशन में हमने एक क्वेश्चन किया, लेकिन आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।